बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह अल्लाह करके इंतखाबात हो गए, अल्लाह अल्लाह करके उनके नताइज भी आ गए, क्योंकि नताइज का आना भी एक प्रॉपर प्रोसेस था। एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर नताइज का आना भी पोलिंग वाली डे के बाद एक पूरी साइंस होती है, और नताइज भी आ गए। और फिर उसके बाद हमने देखा कि वो जो मरहला था हुकूमत साजी का, वो इतनी ताखीर का शिकार हुआ कि बिल आखिर वो ताखीर भी खत्म हुई, और हमारे सामने एक हल्का सा स्केच है कि जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो कैसे होने वाली है। नवाज शरीफ साहब इस पूरे टाइम में आफ्टर द पोलिंग वो एकदम से मंजर से गायब हो गए। फिर पता चला जाती उम्र तक महदूद हो गए हैं। फिर खबर आई कि वो मरी चले गए हैं, और फिर ये भी खबर गर्दिश करने लगी कि क्योंकि हुकूमत साजी में कुछ ताखीर हो रही थी, तो ऐसे में कुछ दोस्त ममालिक हैं, पाकिस्तान के बड़े वेल विशर्स हैं, उन्होंने कोशिश की कि हम ज़रा ये जो गोट फंसी हुई है इसको सुलझाने की कोशिश करते हैं। और ज़राए के एतबार से अगर हम माने और ख़बरों की माने तो राब्ता किया गया उन दोस्त ममालिक की तरफ से नवाज शरीफ साहब से कि बड़े मियाँ साहब, आप ज़रा छोटे मियाँ साहब के ऊपर कुछ शफकत फरमाइए, कुछ पाकिस्तान के हाल के ऊपर कुछ रहम फरमाइए और हुकूमत साजी के अंदर मदद कीजिए। इत्तफाक कह लीजिए, खबर का सच होना कह लीजिए, सोर्स का सही होना कह लीजिए, कुछ भी जो आपका दिल करे। उसी दिन जिस दिन ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि जी मियाँ साहब से कुछ एक हाई लेवल डेलीगेशन ने राब्ते किए हैं, उसी दिन ही आधी रात को हमें हुकूमत का पता चल गया कि जी जो वजीर आजम हैं वो शहबाज शरीफ साहब होंगे, और जो मुल्क के सदर हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब होंगे। इस अनाउंसमेंट का होना था कि उसके बाद जितने तमाम आईनी ओहदे जो बाकी रह गए हैं, जितने भी गवर्नर्स रह गए हैं, या स्पीकर का मामला हो, या इसके अलावा चेयरमैन सेनेट के हवाले से मामलात हों, या कैबिनेट के हवाले से मामलात हों, अब उसके लिए लॉबिंग की जा रही है। अभी इस टाइम पर भी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो फुल एंड फाइनल लिस्ट हमारे सामने नहीं है, कहीं पर होगी एक लिस्ट पड़ी हुई कि जी ये हमारे फलाने मिनिस्टर होंगे, ये हमारे फलाने मिनिस्टर होंगे, लेकिन अभी तक वो फुल फ्लेज जो लिस्ट है आवाम के सामने और हमारे सामने नहीं आई है, तो उसके लिए अभी तक लॉबिंग जारी है। लेकिन अगर मैं पंजाब की बात करूं तो यहां पर एक चीज क्लियर है कि यहां पर एक तारीख रकम होने जा रही है, और वो तारीख ये है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में एक खातून वजीर आला होने जा रही है। वो कैसा परफॉर्म करेंगी, मज़ा तो तब आता है कि आप क़ब्ल अज़ वक्त इसके बारे में बात करें, और आज मैं वही करना चाहती हूँ। मैं इस प्लेटफॉर्म का पूरा भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाते हुए अपने जितने भी एक्सपर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स मेरे साथ आज शो में शामिल होंगे, उनसे हम पूछेंगे कि उनको आने वाला मंजरनामा कैसा लगता है। तो आगाज़ कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद है वेरी ऑनरेबल तंजीला मजहर साहिबा, लेडीज़ फर्स्ट के फॉर्मूले को अपनाते हुए जर्नलिस्ट है, एनालिस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया तंजीला ज्वाइन करने के लिए। इट्स वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। वेरी ऑनरेबल हमारे बहुत फेवरेट, मेरे भी फेवरेट है, तंजीला के भी फेवरेट है, मेरी पूरी टीम सीधी बात के फेवरेट है, इम्तियाज़ आलम साहब। लेकिन आप लोगों ने उनको हरा दिया है, आप लोगों ने उनको वोट नहीं किए, इसके ऊपर मेरा तो शिकवा बनता है भाई। इम्तियाज़ साहब करें ना करें उनका बड़प्पन है, लेकिन भाई आपको वोट करना चाहिए था इम्तियाज़ साहब के लिए। लेकिन इम्तियाज़ साहब ऐसे जर्नलिस्ट और एनालिस्ट की कैपेसिटी में मेरे साथ बैठे हैं। इम्तियाज़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। और भी हमें पैनलिस्ट ज्वाइन करेंगे, जैसे ज्वाइन करेंगे हम आपका तारुफ उनसे करवा देंगे। तंजीला, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। कैसा, सबसे पहले तो एक मैं जनरल एक फील लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे तो बड़ा अच्छा लगा जब मुझे पता चला कि यार मतलब अच्छा ख़वातीन को इतनी भी इंपॉर्टेंस अब मिलनी दोबारा से शुरू हो गई है कि जी वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर होंगी, और ऐसे में अभी बज़ाहिर तौर पर इतने कोई रोड़े भी नहीं अटकाए जा रहे। आपको ये फीलिंग कैसे आई कि मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने वाली है? थैंक यू पीनस। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ज़ाहिर है बहुत ही अच्छी बात है, एक अच्छा प्रेसिडेंट है कि कोई खातून वजीर आला हो। 12 करोड़ का एक सूबा है, बहुत बड़ा सूबा है, और उसकी वजीर आला बनाया जा रहा है मरीम नवाज साहिबा को। जो उनकी सियासी सोच है, जिस तरीके से वो सियासत करती हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने वालिद साहब के सख्त हालात में उनका साथ दिया है, वो तो ज़ाहिर एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि वो अच्छी मजबूत आसाब की मालिक हैं। सियासत के दाव पेच को भी अब समझ गई हैं, और थोड़ी बहुत जो फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत थी वो भी उनमें आ गई है, तभी उनके मामलात आपको पता है कि सही होकर आगे बढ़े हैं। लेकिन देखिए, इंतजामी जो ओहदे होते हैं वो बहुत बड़ा चैलेंज होते हैं, वो मर्दों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस तरह का एक निज़ाम पाकिस्तान में है, मरीम साहिबा के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा। उनको बहुत वाइजली चुनना होगा अपने मशीरान को, अपने वजीरों को, अपनी जो एक शहबाज शरीफ साहब का एक आप कह लीजिए कि एक ओरा क्रिएट हुआ हुआ है पंजाब की तरक्की और काम को लेके, जिस तरह से वो गवर्नेंस करते रहे हैं, एक तो वो मेयार है जिसको उन्होंने मीट करना होगा, उसको कायम रखना होगा, लेकिन उनको कुछ नया भी करना चाहिए। एक
कदरें आप कह लीजिए कि नौजवान क़यादत के तौर पर सामने आएंगी। पहली बार एक इतने अहम ओहदे पर, जो कि एक इंतज़ामी ओहदा है, वहाँ पे आके काम कर रही होंगी, तो उनको बहुत कुछ नया करने की ज़रूरत है। वो नया कैसे होगा, ये देखिए कि वो कितनी इनोवेटिव होके आती हैं। बहुत सारे ऐसे मसले हैं पंजाब के जो बड़े देरीना हैं, और उसमें किसी नई सोच के साथ कोई नए हल तजवीज़ करती हुई नज़र आनी चाहिए। एक गिला जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से बहुत सारे लोग करते हैं, जनूबी पंजाब के लोग करते हैं, कि लाहौर पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहा है, और वो पंजाब का जो किला है वो वहाँ बैठ के उसको उन्होंने फ़तह किया हुआ है। इस तासुर को ख़त्म करना होगा, दूर-दराज़ के इलाकों में तरक्की को पहुँचाना होगा, ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी तौर पे कुछ उनको करना पड़ेगा। तो मेरा ख़्याल है कि चैलेंज उनके लिए बहुत बड़ा है, स्पेशली बुज़दार साहब के बाद जो है वो, और फिर अभी मोहसिन नकवी साहब की जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी बेहतर रही है। तो सारे प्रोसेस में खातून वज़ीर आला के लिए मुझे लगता है कि पुराने चैलेंजेस के साथ कुछ नया करके दिखाना ज़्यादा बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मेरी ख्वाहिश है एक खातून होने के नाते, कि ये जो प्रेसिडेंट है ये अच्छा प्रेसिडेंट के तौर पर देखा जाए, और ये बिल्कुल। अच्छी मिसाल कायम हो सके इंतज़ामी हवालों से भी और सियासी हवालों से भी। मतलब इसको एक नाकामी की सूरत में नहीं देखा जाना चाहिए। और देखिए, आप कह रही हैं कि अभी तक रोड़े नहीं अटकाए जा रहे, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अपोज़िशन करनी आती है। उनको इस सारे प्रोसेस पे जो सब एक चीज़ जो वाहिद वो सही तरीके से करते हैं, पार्लियामान के अंदर तो नहीं करते, लेकिन निज़ाम में कहीं न कहीं हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर वो बड़ी मज़बूत और बड़ी पार्टी है। तो उनको इस बड़ी पार्टी के साथ सियासी तौर पर भी डील करना होगा। तो टेस्ट है उनका, नवाज शरीफ साहब का भी टेस्ट है। आपको पता है कि पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग इस बात से नालां हैं। बहुत सारे मैं सीनियर ऐसे लीडर्स को जानती हूँ जिन्होंने, मतलब ये मैं फ्रॉम द होता है हॉर्सेस ना, माउथ। हॉर्सेस माउथ बता रही हूँ कि दे नॉट कि दे नॉट हैप्पी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अपने जो सारे अंडे हैं वो अपनी बेटी की बास्केट में रखे हैं। उनको लगता है कि शायद उन्होंने सियासी तौर पर ये गलती की है, तो उसको भी गलत साबित करना है। सो मल्टीपल लेयर्स के चैलेंजेस हैं, बट आई होप कि इट वुड ये प्रूव होगा कि एक अच्छा डिसीजन। राइट ये तंजीला ने एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी सामने रखा है कि तमाम अंडे जो है वो अपनी बेटी की जो बास्केट है उसमें रख दिए हैं। मैं इसके ऊपर मजीद बात करना चाहूंगी, लेकिन इम्तियाज साहब मैं यहाँ से आगाज करना चाहूंगी कि व्हेन आई से दैट द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब एज अ फीमेल, और जब तंजीला ये कहती हैं कि जी बहुत लंबी मंजिल है, बहुत मुश्किल रास्ता है, तो सर कल या परसों मरियम ने बड़ी एक्सटेंसिवली जो है वो अपना एक पावर शो किया। उन्होंने बताया कि जी ये उनके नंबर्स हैं और ये उनका मंशूर है कि उन्होंने ये काम करना है, ये आईटीसीटी बना देनी है, एग्रीकल्चर में ये कर देना है, औरतों के लिए ये कर देना है, डोर स्टेप के ऊपर ये आपको फैसिलिटीज मिलेंगी। कुछ छोड़ा नहीं उन्होंने जहां तक मैंने देखा। लेकिन क्या वो ये कर भी पाएंगी? यहाँ पे तंजीला ने कहा कि उनको एक जिद्दत लानी पड़ेगी, कुछ तब्दीली लानी पड़ेगी। मतलब मुझे लगता है कि वो खुद ही तब्दीली ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये भी एक बड़ा फोकस रहता है कि पर्सनल तब्दीली के ऊपर, हाउ यू लुक, हाउ यू फील, इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है एज कम्पेयर टू द कॉन्टेंट। तो जितने भी जो सारी चीजें आपको मरियम ने कल परसों बताई हैं एक्सटेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये मीडिया से सॉरी गुफ्तगू करते हुए, क्या आपको लगता है कि वो उनके ऊपर पूरा उतर पाएंगी? देखिए, मरियम के लिए बड़ी मुश्किल तो जो मुल्क के अमूमी हालात हैं, इंतखाबात के हवाले से जो इतराज़ात उठ रहे हैं कि नताइज चुराए गए हैं, और पीडीएम की हुकूमत जो मरकज में बन रही है, यानी ये जो पीपल्स पार्टी की और नून लीग की, उसके हवाले से जो सवाल उठ रहे हैं, उसका साया उन पर पड़ेगा। और जो फेडरल गवर्नमेंट इक़दाम करेगी, तो चचा की परफॉर्मेंस का भतीजी की परफॉर्मेंस पे एक असर होगा, बहुत शायद फैसला को असर होगा। दूसरा मसला ये है कि दूसरी बात ये है कि मरियम नवाज ही नवाज शरीफ की जो लिगेसी है, या आप कहिए कि जो उनकी रवायत है, उसकी नुमाइंदा वही है। और वही हमने देखा बहरान के ज़माने में मरियम नवाज ही बड़ी तर्जुमान बन के सामने आई और एक पॉपुलर फेस बनकर आई नून लीग का। तो उन पे एक बड़ा बोझ होगा अपने बाप की परफॉर्मेंस का, और चाचा की शहबाज शरीफ साहब जो जिस तरह चलाते रहे हैं सूबे को एक कॉर्पोरेट मैनेजर के तौर पे। मैं समझता हूँ कि मरियम के लिए बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो अपना कोई मॉडल इंट्रोड्यूस कराए, एक ह्यूमेन मॉडल। ये जो है ना सारा ब्रिक एंड
ये जो लोहे की और सरिये की जो और सीमेंट की जो डेवलपमेंट मॉडल है उससे इतना होगा, इंसानी डेवलपमेंट का मॉडल उन्हें इख्तियार करना चाहिए। और उनके लिए ये चैलेंज होगा कि वो खुद अपना क्या इमेज बनाती है और अपना क्या स्टाइल ऑफ गवर्नेंस इख्तियार करती है। कुछ अखबारात ने उन्हें बड़ा आयरन लेडी का खिताब दे दिया उनके पहले बयान के बाद। मेरा ख्याल है कि कतई तौर पे ये खिताब उनके लिए अच्छा नहीं होगा आयरन लेडी का। उन्हें पंजाब की एक बहुत नरम दिलगुदाज खातून चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वो उन्हें पहला कदम के तौर पे ये करना चाहिए सियासी हिसाब से कि जो खवातीन पीटीआई की जेलों में पड़ी हैं उनके लिए सहूलत का या उनकी जमानतों पर रिहाई के लिए कोई वो ऐलान करें। उससे माहौल अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है। लेकिन इम्तियाज साहब मुझे अलाउ करें जरा, मैं, तंजीला, आई एम श्योर आप भी, ये हम जैसे एंकर्स ने, हम जैसे सहाफियों ने तो उनको आयरन लेडी का नाम नहीं दिया। ये वो हमारे एक अंकल हैं, मतलब मेरे तो अंकल ही हैं, आपके तो शायद दोस्त होंगे, साले जाफर साहब, उन्होंने उनको आयरन लेडी का नाम दिया है। हो सकता है कि साले अंकल साहब को लगता हो कि वो आयरन लेडी हैं, लेकिन तो आप इसमें सारी वो तो ना करें ना कि सारे अखबारों ने लिखा है वो। लेकिन सर इम्तियाज साहब मुझे अलाउ करें कि क्योंकि ज़ाहिर बताइए ये इस नौयत का शो है, आज सारे मेरी बरादरी के ही लोग हैं, तो मैं इसमें थोड़ा एज ले लेती हूँ अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे करके। मुझे प्लीज जरा करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज तो मरियम नवाज के लिए कहीं हमजा शहबाज ना हो, क्योंकि हमजा शहबाज तो नजर ही नहीं कहीं आए, बस अपनी कैंपेन तक महदूद हो गए थे, उसके बाद किसी इजलास में नहीं आए। आई एम सिटिंग इन लाहौर एंड ये मैं आपको बड़े वसूख से बता रही हूँ कि हमजा किसी भी इजलास में नहीं आए, बल्कि इनफैक्ट जो मेरा वोट है वो हमजा के हलके का भी है, और अपने हलके के अंदर भी उन्होंने सिर्फ आखिरी कुछ 2 रैलीज निकाली थी, जो कि नो डाउट दे वर सक्सेसफुल रैलीज, लेकिन उसका रिजल्ट ये निकला कि 3500 की लीड से हमजा शहबाज जीते हैं। सो अब आप खुद ही इसका एनालिसिस कर लें कि हलके में उनकी क्या हालत होगी। इसके अलावा वो मरियम नवाज को उन्होंने मुबारकबाद भी नहीं दी। इतना बड़ा माइलस्टोन है कंसिडरिंग द हाउस ऑफ शरीफ्स, जिसमें खवातीन को बढ़ चढ़ के आगे आने के बारे में 10 दफा सोचा जाता है कि करिए कि ना करिए, लाना है कि नहीं लाना, उसमें ना कोई मुबारकबाद ना कुछ। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमजा शहबाज चैलेंज होंगे। मतलब क्या मुझे इग्नोर करना चाहिए इस चीज को, कि आप इसके ऊपर कुछ बात करना पसंद करेंगे? खानदानी मामला कह के मैं इग्नोर कर दूं कि यू रियली थिंक कि हमजा इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ हर्डल्स फॉर मरियम नवाज? देखिए, मेरा ये जो खानदानी सियासत है मैं तो उससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ, ऑल इन द फैमिली वाली बात। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ अपने राइट में यानी अपने तौर पर सियासी लीडर नहीं बन सके। वो हमेशा अपने भाई की तरफ देखते हैं, वजीर आजम बनने के बाद भी देखते रहे, अब फिर अपने बड़े भाई की तरफ देखेंगे, क्योंकि उनका अपना सियासी इमेज वो नहीं बना पाए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमजा का भी सियासी इमेज नहीं बना, बल्कि अगर कोई सियासी इमेज बना है शरीफ खानदान में तो वो नवाज शरीफ के बाद अब मरियम नवाज का बना है। मरियम नवाज ने ये पोजीशन अपनी मेहनत से और जद्दोजहद से हासिल की है। इस पे कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने मुश्किल तरीन हालात में अपने वालिद का परचम उठाया था, और अब फिर ये हुआ कि वो परचम ही करा दिया गया वोट को इज्जत का, तो उससे पूरी शरीफ सियासत जो है नून लीग की सियासत पे बहुत बुरा असर पड़ा है, और पंजाब में उन्हें बहुत सेटबैक हुआ है। मैं समझता हूँ कि पंजाब में नून लीग जीतने के बावजूद अपने निचले 3 मकाम पे है, और जो इनके MNA द्वारा जिन्हें बार बार टिकट दिए जाता रहा है, एक तो पार्टियों में आजाद भी हो गया है कि जो इनका उम्मीदवार बन गया उसको नस्ल दर नस्ल वही चलते हैं, तो कोई चेहरों की तब्दीली भी नहीं होती। हमने सिर्फ ये देखा है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ में नए चेहरे आए हैं, नए लोग आए हैं, वरना हमें पीपल्स पार्टी और नून लीग में वही कई दहाइयों से वही चेहरे नजर आते हैं, वही काबीना में लोग नजर आते हैं। मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज को भी चाहिए कि एक नई टीम लाएं। वो पुराने चेहरे जो थे उनके चचा के या वालिद की काबीना में, उन लोगों को बैठा दें मुख्तलिफ कमेटीज में पार्लियामेंट असेंबली की, और वजारत में नए लोगों को लाए, अल्लाह करे जी। मैं तो इम्तियाज साहब यहाँ पे सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ, लेकिन वो कल जब वो बैठ करके बात कर रही थी परसों, तो मैंने वहां पे ज़किया शाहनवाज साहिबा को देखा था। नॉट दैट के कोई प्रॉब्लम है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है नंबर 1 पे उन्हीं का ही नाम होगा रिजर्व सीट्स में। आगे का पता नहीं, बात मुकम्मल कर लें, फिर आई हैव अ क्विक बिट विद तंजीला आल्सो बिफोर आई टेक अ ब्रेक। जी सर। देखिए मैं बात करूं। जी जी सर।
देखिए ये पंजाब को आइसोलेशन में नहीं दे सकते। हाँ। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम लीग का मुस्तकबिल क्या होगा, इसका ताल्लुक पंजाब से है, क्योंकि पंजाब में उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंजर है तहरीक इंसाफ, और उसकी साथ नई जनरेशन तकरीबन चली गई है नौजवानों की, और तो ये बहुत बड़ा खला है नून लीग के लिए या खुद मरियम के लिए कि उन्हें कैसे नौजवानों को कैसे राग़िब किया जाए, या ये जो अभी डिबेट मुल्क में चल रही है वो क्या इस पे पोजीशन लेती हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जो इंतखाबात के हवाले से कंट्रोवर्सी बनी है फॉर्म 45 और 47 के हवाले से, मेरा मशवरा है ये जो पार्टियां बनने जा रही हैं कि इनके उम्मीदवार क्यों नहीं अपने फॉर्म 45 और 47 पब्लिकली आके पब्लिक के सामने पेश कर देते, क्योंकि एतराज तो उनकी कामयाबी पे हो रहा है कि वो नाकाम हो गए थे लेकिन उन्हें कामयाब कर दिया गया। ये तहरीक इंसाफ को भी चाहिए कि भाई किसी एक हल्के का रिजल्ट तो आप सामने ले आए आके देखिए ये असल रिजल्ट ये है और 47 में ये गड़बड़ की गई है, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा जुर्म है, उसकी तो सजा भी है 3 साल की जो रिटर्निंग अफसर इस तरह की कार्रवाई करता है। और मैं हैरान हूं ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि ये सब चीजें अगर आप इलेक्शन कमीशन ना फैसला करे तो ट्राइब्यूनल के पास जाएंगी। ठीक है, ये करती हूँ मैं इस पर भी इम्तियाज साहब साथ साथ बात करती हूँ। बड़ा आपने वैलिड पॉइंट उठाया धांधली के हवाले से, क्योंकि ये तो मुझे लगता है कि ये अगली हुकूमत में भी ये जो आपने मौक़िफ़ दिया, ये इस किस्म की जो सारी बातें हैं ये हुकूमत साजी के बाद, ओथ टेकिंग के बाद, कैबिनेट बनने के बाद ये पूरा चलती रहेंगी पार्लियामेंट में। मैं आती हूँ सर, मुझे अलाउ करें जरा। तंजीला, हमजा शहबाज के हवाले से आपको लगता है कि वो चैलेंज होगा मरीम नवाज के लिए, या फिर चले एक और बात करते करते मेरे दिमाग में ये सवाल आया, मैंने कहा मैं आपके सामने रख देती हूँ। मरियम बड़ी वोकल रही हैं, बड़ी इंटरैक्टिव भी रही हैं, लेकिन ये जब से उनका नाम आया ना एज ए चीफ मिनिस्टर, तो वो तब से ना उनका इंटरैक्शन खत्म हो गया, बल्कि इलेक्शन कैंपेनिंग में ही उनका इंटरैक्शन बहुत कम हो गया था, सिर्फ जलसों तक महदूद हो गया था। तो मुझे बजाय इसके कि हम हमजा शहबाज को जब वो एक जमाने में थोड़ी दिनों के लिए चीफ मिनिस्टर बने तो हम सारे लोग कहते थे कि भाई मतलब कैसे चीफ मिनिस्टर है, कुछ बोलते ही नहीं है, आते नहीं है, बात नहीं करते, तो मरियम नवाज इनसे बेहतर थी। अब मुझे लगता है कि वो मरियम नवाज हमजा शहबाज के नक्शे कदम पे चल गई हैं। ऐसा नहीं आपको लगता कि बड़ी डिटैच सी हैं? और साथ ही साथ जो एक साथ चीज जोड़ लीजिएगा, जो एक टेंटेटिव उनकी काबीना के नाम सामने आ रहे हैं ना, मुश्तबा शुजाउर रहमान है, सलमान रफीक है, ख्वाजा इमरान नजीर है, मलिक अहमद खान है, अजमा बुखारी है, हिना भट्ट है, सानिया आशिक है। आपको लग रहा है कि ये काबीना से कुछ हो पाएगा? क्योंकि नून लीग के अंदर ऐसे वैसे तो बहुत से लोग हैं जो काम कर सकते हैं, बट डू यू थिंक सो कि ये जो टेंटेटिव जो नाम सामने आ रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी अ गुड इनफ टीम फॉर मरियम नवाज? देखिए, मुझे नहीं लगता कि हमजा शहबाज उनके लिए कोई चैलेंज होगा, क्योंकि एक फैसला तो हो गया शरीफ खानदान में कि हमजा शहबाज वो सियासी जगह नहीं बना पाए और उनको एक मौका भी मिला था। चले कुछ दिन के लिए ही सही उनको वजारत आला मिली थी, और उनको जो इंतजामी फैसले करने थे वो उस वक्त की सियासत के हिसाब से बड़े जरूरी थे, उन्होंने कोई वो फैसले नहीं दिए और वो पता नहीं किसके इंतजार में थे। सो एक तो चीज तयशुदा है अब कि वो जो सियासी जगह है वो मरियम नवाज को मिल रही है, शरीफ खानदान की लेगेसी कह लीजिए, विरासत कह लीजिए। आप ये भी देखिए कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये उनका आखिरी इलेक्शन था, और नवाज लीग जो है वो नवाज शरीफ के नाम से है। मैं क्योंकि पंजाब से हूं और मुझे पता है कि जो पंजाब का वोटर है वो नवाज शरीफ को लीडर समझता है, वो नून लीग को नवाज शरीफ के नाम से देखता है, और उसके बाद जो चेहरा उनको कुछ कबूल है वो मरीम नवाज का चेहरा है। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम भी बन गए, लेकिन वो उस तरह के लीडर नहीं बन पाए जितना जो नवाज शरीफ की कबूलियत है। वोटर्स की मैं बात कर रही हूँ, शहबाज शरीफ की कबूलियत कहीं और है, लेकिन जो नून लीग का एक डेडिकेटेड वोटर है वहां पे नवाज शरीफ ही नून लीग है, और मरियम नवाज ही नवाज शरीफ की जगह ले सकती है, कोई और ले नहीं सकता। तो एक जो सियासी मुस्तकबिल है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होगा। दूसरा ये भी बड़ा मसला होगा कि देखिए, अभी मैं भी ये कह रही थी ना कि उनको इनोवेटिव होना पड़ेगा, इम्तियाज साहब भी ये कह रहे हैं कि उनको नई टीम लेके आनी पड़ेगी, लेकिन मुझे लगता है कि उनको नया तर्ज सियासत करना पड़ेगा। बहुत नून लीग के ऊपर नून लीग के ऊपर ये एक आप कह लीजिए कि एक लेबल लग चुका है। लोग झिझकते हैं उनको कहते हुए, क्योंकि जब वो आते हैं इक़्तिदार में तो बिल्कुल उनकी गर्दनों में सरिया आ जाता है, बंदे को बंदा नहीं समझते। और उनकी निस्बत अगर आप बिलावल साहब की तरफ उनकी तरफ देखें तो वहां पे एक ह्यूमिलिटी का लेवल है। वो बड़े हम्बल होकर लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, सबसे से इंटरेक्शन रहता है, लोगों के काम करते हैं। तो मरियम साहिबा को ये जो शी इज वेरी प्रिटी,
ان کا حسن ان کے رستے کی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو لوگ ہیں، جو ان کے لیڈرز ہیں، ان کو بھی چاپلوسی اس حساب سے نہیں کرنی چاہیے کہ آپ بہت پیاری ہیں. ان کو ایک اچھا لیڈر بننا چاہیے. اور یہ بالکل امتیاز صاحب کی بات سے میں 100% اگری کرتی ہوں کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. آپ کو ایک ایسا لیڈر بن کے لوگوں میں جانا چاہیے کہ لوگ آپ کے ساتھ ریلیٹ کر پائیں، لوگ سمجھیں کہ آپ ان کی ہمدرد ہیں، لوگ سمجھیں کہ آپ ان کے مسئلے حل کریں گے، عوام سمجھے کہ مریم نواز وہ چہرہ ہے، وہ لیڈر ہے جس کے پاس ہمارے مسائل کا حل ہے. یعنی کہ آپ دیکھیے کہ یہ کچھ عرصہ پہلے کی آپ نے بھی فوٹیجز دیکھی ہوں گی کہ جہاں جلسوں میں جا رہی ہیں لوگ ان کو سونے کے تاج پہنا رہے ہیں. مطلب سونے کے تاج کیوں پہنا رہے ہیں بھائی؟ ایک ایسا ملک جہاں سے مہنگائی سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ ایک لیڈر کو سونے کے تاج پہنا کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں تو تو مجھے بلکہ ایسے لگتا ہے تنزیلہ کہ she needs good ایک advisors. قدم آگے جا کر کے مجھے تو جیسے وہ جلسوں میں ان کی آمد ہوتی ہے، مجھے تو اس کے اوپر بھی پرابلم ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں انٹوراج آف پیپل آتا ہے. پہلے پوری ایک سیکیورٹی آتی ہے، پھر اس کے بعد ان کی کچھ ایم پی ایز آتی ہیں، پھر اس کے بعد اینڈ کے اوپر ایک بڑی گاڑی آتی ہے جس میں سے مریم نواز صاحبہ اور پھر پرویز رشید صاحب نیچے اترتے ہیں. مجھے تو خیر اس پہ بھی اعتراض ہے، کیونکہ میں نے بلاول کے جلسے بھی کور کیے ہیں اور اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بلاول ڈائریکٹ ہی آ جاتے ہیں. جو کرنا ہوتا ہے، جو سیکیورٹی کرنی ہوتی ہے وہ پہلے کی ہوتی ہے، وہ میڈیا کے سامنے نہیں ہو رہی ہوتی کہ ہٹ جاؤ، ہٹو بچو، یہ اب یہ آ رہا ہے، اب یہ آ رہا ہے. قسطوں میں لوگ نہیں آتے. وہ جو انٹوراج آف پیپل ہے وہ پہلے سے یا تو کھڑے ہوتے ہیں. ایٹ لیسٹ بلاول کو، پیپلز پارٹی کو آپٹکس کے ساتھ کھیلنا بہتر نظر آ رہا ہے. جی جو ہماری جو روایتی جماعتیں نا، دونوں بڑی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، دونوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جس طرح کے بیانیے کا محاذ ان کے سامنے ہے، جو ان کو درپیش ہے مسئلہ، وہ بہت ہی حساس ہے، بہت مشکل ہے، بہت پیچیدہ ہے اس نوجوان نسل کے لیے جس کو یہاں پہ کریٹیکل تھنکنگ الاؤ نہیں ویری تھی، رائٹ. جو ایک ہیرو ورشپ میں جا چکا ہے. آپ کو اپنے آپ کو ہیرو کریٹ کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے آپ کو ری انوینٹ کرنا ہے. اور مریم کے پاس یہ بہت بڑا چانس ہے، وہ کیسی وزیر اعلیٰ کے طور پہ اپنے یس، آپ شی کو کین پیش میک کرتی اٹ ہے. اور شی کین بریک اٹ. آئی گاٹ یور پوائنٹ. اچھا، ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، بالکل تنزیلہ، ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز کے لیے ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ ان کو اپنے چچا کی جو وفاق میں حکومت ہے اس سے بھی تھوڑا ڈیٹیچ ہونا پڑے گا، کیونکہ جو اصل فیصلے ہیں وہ تو وفاق سے ہونے ہیں. سو ذرا اب ہم ذرا وفاقی معاملات کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، لیکن مجھے الاؤ کریں ایک بریک لینا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے ٹو بی وزیر اعظم اینڈ ہمارے ٹو بی جو صدر صاحب ہیں ان کا ورکنگ ریلیشن شپ کیسا ہوگا. ول بی بیک. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویری مچ ان کانورسیشن ود تنزیلہ مظہر اینڈ امتیاز عالم صاحب. امتیاز صاحب، جو سینٹر کا چیلنج ہے نا، جو وفاق کا چیلنج ہے، وہ ابھی تک چیلنج ہی ہے. بے شک نام سامنے آ گئے ہیں، حکومت سازی ہو بھی گئی ہے. اب جیسے میں حافظ حمداللہ صاحب کو کوٹ کر لیتی ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو شادی ہے نا وہ بالجبر ہے، یہ شادی چلنے والی نہیں ہے، یہ کسی تیسرے نے زبردستی آ کر کے یہ شادی چلائی ہے. سر یہ شادی چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو کہ عنقریب ڈیورس ہونے والا ہے؟ دیکھیے، یہ ہائیبرڈ رجیم وسیع تر ہائیبرڈ رجیم 2 ہے، اور جنہوں نے یہ اس رجیم کے لیے ہموار راستہ کیا ہے وہی اس کو چلائے. اقتدار کی پتوار ہمارے محترم وزیر اعظم جو ہیں نامزد شہباز شریف صاحب کے پاس نہیں ہوگی. پتوار انہی کے ہاتھ میں ہوگی جو اب SIFC میں بیٹھیں گے اور ملک کے بڑے فیصلے وہیں پہ ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حکومت کے پاس پاپولر مینڈیٹ نہیں ہے، جس کے زوردار پاپولر مینڈیٹ جس کی بنیاد پر یہ بڑے فیصلے کر سکتے ہوں. اور بڑے فیصلوں سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ سارے جو معاشی اقدامات ہیں وہ عوام دشمن اختیار کرتے ہیں یا امیر دوست اختیار کرتے ہیں. اگر تو آپ امیر دوست اختیار کریں گے تو پھر بہت آپ ان پاپولر ہو جائیں گے، آپ کے خلاف ہنگامے شروع ہو جائیں گے، لوگ سڑکوں میں نکل آئیں گے. اگر آپ عوام دوست فیصلے کریں گے لیکن اس کے لیے آپ کو امیروں پہ بوجھ ڈالنا پڑے گا، جیسے ٹیکسیشن کا نظام ہے، جیسے مختلف جو اخراجات میں کٹاؤ کی بات ہے، جیسے ٹیکسیشن میں ٹیکسیشن کا سسٹم ہے، پروگریسو ٹیکسیشن کا، کہ کسے آپ ٹیکس کرتے ہیں، کس پہ آپ خرچ کرتے ہیں. تو جو نون لیگ ہے اس کی پالیسی عمرہ دوست رہی ہے، رچ فرینڈلی رہی ہے. اگر شہباز شریف نے وہی کیا تو یہ حکومت پچھلی PDM حکومت سے بھی زیادہ ان پاپولر ہو جائے گی، جبکہ اس سے مسئلہ درپیش رہے گا کریڈیبلٹی کا اور لیجیٹیمیسی کا.
मतलब इनकी अखलाकी जवाज बड़ा कमज़ोर है। मैं अभी भी कहता हूँ, मरियम को भी मशवरा देता हूँ, नवाज शरीफ साहब को भी देता हूँ, और शहबाज को भी, और बाकी लीडर्स को भी इस हुकूमत के जो बनने जा रही है, कि वो अपने 45 फॉर्म पार्लियामेंट के सामने रख दें, क्योंकि इन सब की कामयाबी पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। खुद मरियम को चाहिए कि वो अपने 45 फॉर्म और 47 फॉर्म प्रेस के सामने ले आए। इस तरीके से ही आप सॉरी फॉर द इंटरजेक्शन सर, प्रेस के सामने का तो मामला ये है कि वो कहते हैं कि जी मीडिया कौन होता है कि हम उनके सामने जो है वो अपने फॉर्म 45 या 47 रखें। हमें अगर रखने भी हैं तो हम किसी ऐसे फॉरम पे रखेंगे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का हो या चाहे वो कोर्ट्स हो, वो मीडिया के सामने कुछ नहीं रखना चाह रहे। पार्लियामेंट का एक आपने अच्छा ऑप्शन दिया, लेकिन सर मुझे लगता है कि ये उसमें भी नहीं रखेंगे। मामला ये है कि ये फॉर्म 45 हो, फॉर्म 47 हो, ये जो भी हो, ये धांधली की बातें अब सिर्फ धांधली की आवाजें ही रहने वाली हैं और इसी के साथ हुकूमत आगे चलती जाएगी और बढ़ती चली जाएगी। तो सर आप पार्लियामेंट का माहौल कैसा देख रहे हैं? कोई अमन सुकून आएगा कि आपको लगेगा कि एक दफा फिर से तूफाने बदतमीजी हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेंचेस की तरफ से, जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद होगा? बड़ा हंगामा खेज होगा। पंजाब में तो सबसे ज्यादा हंगामा खेज होगा, मरकज में भी हंगामा खेज होगा। सिर्फ केपी की असेंबली काम प्रॉपरली कर सकेगी और सिंध की और बलूचिस्तान की शायद, लेकिन पंजाब में और मरकज में ये पार्लिमानी हंगामा अंगेजी आपको बहुत नजर आएगी। मुश्किल होगा बहुत। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि जब तक आप एतमाद साजी के जिसे मुशाहिद हुसैन साहब ने कहा है कि हील करने की जरूरत है, डील की नहीं। मतलब जो जख्म लगे हैं सियासी अमल में या इंतखाबी अमल में, जो रिश्ते चले हैं, उनकी मरहम पट्टी करने की जरूरत है। और पीटीआई को के हवाले से कोई रास्ता निकालने की जरूरत है। आप आबाद सबसे बड़ी पार्टी मुल्क की, जिसने सबसे ज्यादा वोट लिए हैं, 30 लाख वोट ज्यादा लिए हैं उन्होंने नून लीग से, तो उस पार्टी को आप बिल्कुल दीवार के साथ लगाकर सियासी सर पार्टी खुद भी इम्तियाज साहब दीवार के साथ लगना चाहती है। मैं इसके ऊपर आकर बात करती हूँ, मैं बिल्कुल करती हूँ, लेकिन ये जरा ये जो पार्लियामेंट कैसी होगी इस चैप्टर को मैं जरा तंजीला के साथ भी जरा पहले सॉर्ट आउट कर लूँ। तंजीला, प्रॉब्लम ये है कि सब इसको ये कह रहे हैं कि ये जो हुकूमत है ये हाइब्रिड है या पीडीएम पार्ट 2 है। मैं इससे अग्री नहीं करती और मेरा सवाल भी यही है, क्योंकि जो पीडीएम थी ना उसमें मौलाना साहब भी थे, उसमें काफी हद तक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो पीडीएम का तो हिस्सा नहीं थी लेकिन कैबिनेट का हिस्सा थी और गज बज के थी। कैबिनेट में उन्होंने भर चढ़कर जो है वो वजारतें ली थी। एंड नॉट टू फॉरगेट वेरी वन इंपॉर्टेंट फैक्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वाज दैट कि उन 16 महीने में पीटीआई किसी भी असेंबली में नहीं थी, ना पंजाब में, ना खैबर पख्तूनख्वा में और ना विफाक में। दिस टाइम द सिचुएशन इज डिफरेंट। मौलाना साहब नहीं है। अब मौलाना साहब ने भी तो गुनाह कर दिया ना, उन्होंने तो डायरेक्ट ही नवाज शरीफ की सीट के ऊपर सवाल उठा दिए। बलूचिस्तान में भी उनको कुछ नहीं मिला, हालांकि राब्ता किया गया था, इसाकदार साहब से मिले थे, लेकिन कुछ नहीं बना। तो मौलाना नहीं है इसमें, पीपल्स पार्टी इसमें कैबिनेट में नहीं बैठी है। उन्होंने पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि आप जो चाहे मर्जी बोलते रहे, हमने जो है परफॉर्मेंस का बैगेज लेना ही नहीं है। एंड सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इस वक्त पार्लियामान में होगी और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जैसे उमर अयूब साहब हैं या ये वो शेर अफजल मरवत साहब हैं और ये जो लतीफ खोसा साहब हैं, ये तो मतलब फाइटर है ना, ये तो एक अलग ही लेवल पे पार्लियामेंट को लेकर के जाएंगे। तो ये पीडीएम 2 तो ना ही, ये तो पता नहीं कुछ और ही बन गया। कैसे चलेगी ये पार्लियामेंट? देखिए, एक स्प्लिट मैंडेट है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दावों को मान भी लिया जाए तो भी ये जो बात है ना कि मैंडेट चुरा लिया गया है या ये चोरी का मैंडेट है, चलें भाई, आप कहते हैं 20-30 सीटें, कोई कहते हैं 70 सीटें, लेकिन जो उनके अलावा सीटें जाहिर है वो भी तो एक मैंडेट है ना। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला है कि पिछली बार ये हुकूमत में थे तो जो उनके मुखालिफिन वोट लेके आते हैं वो भी तो मैंडेट होता है, वो हिज़्ब इख्तिलाफ का मैंडेट होता है, वो पार्लियामान में रहने का मैंडेट होता है। एक तो मैंडेट की उनको समझ नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज जरा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। बहुत सारे अच्छे मैच्योर लोग जो सियासत के दाव पे इसको समझते थे वो बिल्कुल बाहर हो गए हैं और एक बहुत बड़ी नई लौट आ रही है जो हादसाती तौर पर पार्लियामेंटेरियंस बन गए हैं, जिनका सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं है, जिनको पता नहीं है कि सियासत क्या है, जिनको पता नहीं है कि पार्लियामान में कैसे काम करना है। एक तो ये कि तहरीक इंसाफ को उन लोगों की तरबियत पे कोई काम करना चाहिए और हॉस्टाइल एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि उनका कोई फायदा
होता है या नहीं होता, उनकी बल्ले बल्ले होती है, उनका वोट बैंक बढ़ता है या नहीं बढ़ता, लेकिन मसला ये है कि निजाम बहुत पीछे चला जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि सियासतदानों को ये फैसले अपने हाथ में लेने चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस निजाम में आने के लिए रास्ता देना है या नहीं देना। यानी कि ये आधा तीतर आधा बटेर, वो पंजाबी में कहते हैं दीप बन पाक दीप जीत, मतलब ये वाला काम ना करें। अगर आपको लगता है कि वो सियासी जमात है, लेकिन तंजीला ये मुझे ये सॉरी टू कट यू माय डियर फ्रेंड, ये मुझे और आपको लगता है ना, देखें 9 मई हुआ और 9 मई तो वो एक एक्सट्रीम थी ना, जो कि आपने अपना वायलेंट एटीट्यूड दिखाया, आपने अपना एग्रेशन दिखाया। मुझे मुकम्मल करने दे तंजीला, उसकी अभी तक सजाएं नहीं हुई है और साथ ही पीटीआई को सेम टाइम पे वोट पड़ा है और गज बज के वोट पड़ा है, ठीक है। अब ऐसे में तो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा ना, ये आप और मैं कहेंगे कि यार भाई ये ना करो, ये अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे मत करो, उनके साथ बैठो। अब ये उनकी सक्सेस है जिसकी वजह से जब राब्ता किया गया, आपको शेर अफजल मरवत साहब ने भी बताया होगा, चले आपको बाद में भी पता चला होगा कि पीटीआई के साथ राब्ते किए गए, पीपल्स पार्टी ने उनको एंगेज करने की कोशिश की। उन्होंने इससे पहले कि प्रॉपर किसी लेवल पर बात मैच्योर होती, पीटीआई ने इमरान खान साहब के कहने के ऊपर ये ऐलान कर दिया कि भाई हम इन फलानों के साथ नहीं बैठेंगे। सो अगर एक पार्टी खुद अपनी दीवार के साथ लगना चाहती है, कंसिडरिंग दैट कि उनकी वायलेंस की सियासत, उनकी एग्रेशन की सियासत काम कर रही है, दे आर गेटिंग द वोट्स, उनके पास नंबर्स हैं, तो फिर मैं और आप तो यही कहते रहेंगे, इसका भी तो कोई हल निकालना चाहिए ना, उनको तो एंगेज करने की कोशिश की जाती है। ख्याल है कि मेरा नहीं ख्याल कि ये सिर्फ वायलेंस की सियासत का वोट उनको पड़ा है, या वायलेंस की जो सोच है, मुतशद्दद सोच की वजह से उनको वोट पड़ा, मैं इससे भी नहीं करती हूँ। ठीक है, देखिए, पाकिस्तान में जो निजाम है उसको ये फैसला करना होगा, ऑपरेशन किसी भी चीज का हल नहीं है। आपने इमरान खान साहब को एक सजा दी हुई थी, वो अंदर थे, बस उनको वही सजा दिए रखते आप, बाकी केसेस वो अपनी जो उनकी नेचुरल एक फितरी रफ्तार थी उस पर चलने देते। आपको क्या जल्दी थी, आपने सजाओं पे सजाएं दी, फिर आपको बिला वजह कुछ लोगों को पाने की क्या जरूरत थी। यानी कि जो परवेज इलाही साहब के साथ हुआ, तो जो शहरियार आफरीदी के साथ हुआ, जो अली मोहम्मद खान के साथ हुआ, ऐसे सारे लीडर्स क्रिएट किए गए जो शायद इतने बड़े पाए के लीडर्स नहीं थे, और लोगों में उनकी हमदर्दी बहुत ज्यादा बढ़ी। और देखिए, आप ये जहन में रखिए कि जुर्म हुआ है, अगर आपने वो साबित करना है, उसको साबित करने के तरीके हैं, इल्जाम लगाने का एक तरीका है। ये नहीं हो सकता कि आप सारे कानून और चीजों को, मैं लेकिन एक चीज विनीश पिछले उसमें मैं ब्रेक ले लूं तंजीला, ब्रेक ले लूं, मुझे ब्रेक लेने दीजिए, फिर वापस आती हूँ। जी कर लें। जुमला ये कहना चाहती हूँ उस वक्त भी कि मरीम नवाज को अपने ऊपर से ये टैग भी हटाना होगा कि उनके फैसले कोई और कर रहा है, उनको आजादाना फैसले करते हुए दिखाई देना चाहिए, तो उनकी कामयाबी है। ऑलराइट, आई हैव टू टेक अ ब्रेक, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन के लिए वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद जी आप लोगों को खुशामदीद, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है, लेकिन इस पार्ट के लिए मुझे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब ज्वाइन करने के लिए। वो क्या कहते हैं, बहुत देर की मेहरबा आते आते, सो आई विल जस्ट टॉस $1 million क्वेश्चन टू यू एंड अलॉन्ग विद अब्दुल्ला गुल साहब मेरे पास बाकी दोनों पैनलिस्ट भी मौजूद हैं, इम्तियाज आलम साहब भी हैं, तंजीला मजहर साहिबा भी हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, मुझे ये बताइए, ये पार्लियामान कैसे चलानी है, किस तरह से चलेगी, क्योंकि मौलाना साहब तो कह रहे हैं ये तो जबरदस्ती की शादी है, नहीं चलने वाली है, अभी तो ओथ टेकिंग हुई नहीं है, तो क्या करें फिर? पहले से इतनी मायूसी, इतने ज्यादा सवालात। बहुत शुक्रिया, और हमारे मौजूद पैनल की मैं गुफ्तगू सुनने से महरूम रहा, उसके मुझे अफसोस रहेगा। बहरहाल देखें, जहाँ तक ताल्लुक है कि मायूसियाँ और मुश्किलात तो हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और माजी में PDM-1 का जो तजुर्बा था वो भी कोई इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसके बहुत सारे मल्टीपल उसके इश्यूज थे। माजी की हुकूमत का बैकलॉग था, बहुत ज़्यादा कौम जो थी वो बाइफरकेट हुई थी, और पोलराइजेशन बहुत थी, मुश्किलात थी, यानी कि और फिर अमेरिका का एग्जिट हुआ था अफगानिस्तान से, तो यानी कि इसको मल्टी डायरेक्शनल आप कहें कि प्रॉब्लम थी। लेकिन इस सारे के बावजूद अगर विल है, या तो ये हो कि भाई पाकिस्तान कोई खुदा न खास्ता होपलेस केस है, तो फिर तो मेरे ख्याल में मैं तो इस बात को एग्री नहीं करूंगा। मेरा ख्याल है कि अगर अभी भी वो जिसको फारसी में कहते हैं देर आयद दुरुस्त आयद, अगर जो है वो हम लोगों को अब भी इसका ख्याल आ गया कि हमने मुल्क को सही डायरेक्शन पे लेके चलना है, तो फिर उस हवाले से तो मेरे ख्याल में ये तमाम लोग जो मौजूद हैं इस टाइम पे हुकूमत में, ये बड़े सीजन लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और इनमें कई लोग जो हैं वो उनके ऊपर कोई करप्शन चार्जेस भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अगर कोशिश की जाए और सच्चे दिल से की जाए तो यकीनन
एवरीथिंग इज अचीवेबल। हाँ सर, लेकिन करप्शन चार्जेस तो नहीं है, लेकिन एक तो रेपुटेशन ना, मतलब जरदारी साहब कुछ कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन उनकी रेपुटेशन जो है बहुत टार्निश्ड है। शहबाज शरीफ साहब के बारे में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले, आज के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले यही इल्जाम लगाते हैं कि ये तो पिछली दफा भी वजीर आजम अपने केसेस खत्म कराने के लिए बने थे। तो सर ये जो पार्लियामेंट के अंदर जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल होगी, मेरे जो मौजूद पैनलिस्ट हैं, जो बाकी इम्तियाज आलम साहब हैं, तंजीला, इन दोनों के ख्याल में, और सर मेरा भी जाती यही ख्याल है कि वो पार्लियामेंट के अंदर एक बहुत टफ ऑपोजिशन देंगे। तो सर ये वो वाले हालात नहीं है। देखिए विनिश बीबी, बात यह है कि आपका ये बिल्कुल, मैं जो हमारे गेस्ट और आपकी राय से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन इसके अंदर जो हमने अभी देखा कि अभी जब पार्लियामान में लोग मौजूद नहीं थे तो किस किस्म की जबान और किस किस्म का रवैया और किस किस्म की शर जो है वो इस्तेमाल हुआ। और पार्लियामान जब बन जाएंगे तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहीं भी बातें जो होती हैं उनको आप कानूनन पकड़ नहीं सकते, यानी कि वहां क्या कुछ होगा, किस किस के मुतल्लिक कहा जाएगा, शख्सियात के मुतल्लिक, इदारों के मुतल्लिक, और वो पाबंद नहीं होंगे कानून के। ये एक बहुत खतरनाक अमल शुरू हो जाएगा। दूसरा इसका पहलू यह है कि जब आपको एक लेजिटिमेसी मिल जाएगी, अभी तो आप सिर्फ इलेक्शन जीते हैं उसके अंदर, लेकिन जब आप MNA MPA बन गए और उसके बाद आपको एक लेजिटिमेसी हासिल हो गई, आपको कानूनी एक, जाहिर है मुख्तलिफ कमेटियों के अंदर चले जाते हैं, अपोजिशन के साथ बैठ के बात भी करनी पड़ती है, हुकूमत को मुराद भी देनी पड़ती हैं, उनको जो है वो कंसेशन भी देने पड़ते हैं। ऐसी सूरत के अंदर मैं समझ रहा हूं कि वो हाल होगा कि कत्ले आम से कम जो है वो सूरत हाल जो पार्लियामान तो कैसे चलेगी पार्लियामान? उनका तो कोई मुकाबला भी नहीं है, ना बेचारे शहबाज शरीफ मुकाबला कर सकेंगे, ना जरदारी साहब कर सकेंगे, बिलावल भी उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। मरियम औरंगजेब ने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए थे जब चट्ठा वाले मामले के ऊपर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई अगर इस तरह से नैरेटिव बनाना है तो हम नहीं ऐसे नैरेटिव बना सकते। तो सर क्या आपने मुल्क के साथ क्या करवाना है? देखिए मैं तो ये समझता हूं कि अगर एक एजेंडा होता है ना आदमी का, अगर तो हुकूमत चलानी होती तो फिर वो पीपल्स पार्टी से बात करते, वो किसी दीगर पार्टियों से बात करते, लेकिन उन्होंने पहले दिन से हुकूमत चलाना का सोचा नहीं। अगर हुकूमत चलानी होती, प्याज साहब बैठे हैं, तंजीला साहिबा जानती हैं इस बात को कि आपके पास किसी भी एक छोटे से छोटे पॉलिटिशियन को आप गली मोहल्ले के उससे पूछें कि पंजाब हुकूमत आपके पास हो, KP हुकूमत आपके पास हो, कश्मीर GP आपके पास हो, फेडरल के अंदर आपके पास MNA मौजूद हो, सेनेटर मौजूद हो, आपने असेंबलियां क्यों तोड़ी भाई? ये बात तो इसका मतलब यह है कि आप पहले दिन से आप जो है वो कुछ और नजरिया लेके आए थे, आप हुकूमत करने नहीं आए। ठीक है सर, वक्त की मेरे पास कमी है। आई वुड लव कि बहुत ज्यादा हम डिस्कशन करते हैं। मैं फाइनल कमेंट 1 मिनट का इम्तियाज आलम साहब आपसे लेना चाहूंगी, बीइंग द सीनियर मेंबर ऑफ द ये इधर हमारे पैनल में, आप काइंडली इस डिस्कशन को क्लोज कीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो क्लोजिंग कॉमेंट्स लेंगे। वेलकम बैक जी। इम्तियाज आलम साहब, सिचुएशन ये है, खजाना है खाली, IMF की तलवार सर पे मंडरा रही है, पाकिस्तानी अवाम के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। वो कहते हैं ना कि पल्ले नहीं तेला ते कर दे मेला मेला, जहर खाने के पैसे नहीं है हमारे पास, ऊपर से पार्लियामेंट का ये माहौल। सर आप बड़े हैं, पैनल में भी बड़े हैं और मामलात को भी समझते हैं, कुछ एडवाइस ही करते हैं, कोई इसकी कोई वे आउट ही निकाल दे कि क्या होगा वे आउट। देखिए मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत को बहुत बड़ी पहलकदमी करनी पड़ेगी तहरीक इंसाफ को सिस्टम में लाने के लिए। ये बड़ा अच्छा हुआ है कि KP में उनकी हुकूमत बनने जा रही है। इसी तरीके से इन्हें बहुत कोशिश करनी होगी किसी तरह PTI की जो ग्रीवेंसेस हैं वो एड्रेस हो सके। उसमें नंबर 1 ये है कि ये जो इंतखाबात में धांधली के हवाले से जो इल्जाम है, इसकी तफ्तीश के लिए फौरन एक हाई पावर्ड कमीशन बना देना चाहिए, ठीक है, ताकि ये मामला सॉर्ट आउट हो सके। तीसरी बात यह है कि जो ट्राइब्यूनल टाइम ले लेते हैं, अब पूरा 4 साल गुजर जाते हैं, फैसला नहीं होता अदालतों में, उसके बारे में कोई कदम उठाना चाहिए। तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि इस जो हुकूमत हो, इससे जो माजी में हुआ है सियासी मैदान में, उससे अपने आप को डिसोसिएट करना चाहिए। ठीक है, मतलब अब आवाम के मैंडेट से जो तहरीक इंसाफ पे बड़ी यलगार थी, उसके खिलाफ तो आवाम की बड़ी तादाद ने वोट दे दिया है, तो लिहाजा उसकी अब लेजिटिमेसी नहीं रही कि आप बार बार 29 मई करेंगे, तो उससे वो लाइन तो हटानी पड़ेगी, इसलिए कि वरना मुल्क में सियासी
इफ़हाम और अंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं होगी। 9 मई कह रहे हैं। शहबाज शरीफ ने और जरदारी साहब ने बात दो की थी। एक तो था कि चार्टर ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, यानी मुसालियत का चार्टर क्या हो, वो सामने लाना चाहिए। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी क्या हो, सब पार्टीज को मिलकर एक इत्तेफाक राय बनाना चाहिए। और इनके पास बड़ा चैलेंज ये है कि कहीं ये जमहूरियत पटरी से ना उतर जाए, और ये पार्टियां जिम्मेदार होंगी अगर एक बार फिर जमहूरियत। ठीक है इम्तियाज साहब, बड़े क्लियरली आपने जो है ये सारी चीजें की हैं। अल्लाह करे हो जाए। तंजीला, फाइनल कमेंट्स प्लीज, सम अप द डिस्कशन, लास्ट 1 मिनट फॉर यू। मेरा ख्याल है वे फॉरवर्ड तो यही है कि आपको इस मुल्क में जो फैसले हैं सियासत के, वो सियासी ऐवानों में करने हैं, और तमाम सियासी जमातों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस मुल्क का बहुत नुकसान हो चुका है, अवाम का बहुत नुकसान हो चुका है। इस मुल्क को आगे लेके जाना है, एक दूसरे को धक्के देने के चक्कर में मुल्क को पीछे ना धकेले। मेरा ख्याल है यही वे आउट है। और जाहिर है जो हुकूमत में होता है वो बड़ा होता है, जो हुकूमत बनाने में कामयाब होगा वो बड़ा होगा। बड़े को बड़ापन दिखाना चाहिए और बड़े को कोशिश करनी चाहिए कि सबको साथ मिलाएं। अदरवाइज तो देयर इज नो वे आउट। लड़ाई तो फिर आप लड़ते रहें, दूसरे को गिराते रहें, वो तो कोई एंड नहीं है। जी अब्दुल्ला साहब, छोटा सा कमेंट है तो दे दीजिएगा, अदरवाइज आई हैव टू क्लोज। जी, ये लड़ाई नहीं थमेगी और मुझे ये नजर आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये है कि अगर हमने, जैसे मुशाहिद साहब ने कल बताया, सेनेट के अंदर उनका बड़ा बयान आया, लेकिन मुशाहिद साहब को ये भी पता होना चाहिए कि जब तक किसी को सजा नहीं देंगे, देखिए 9 मई का वाकया कोई मामूली वाकया नहीं है, पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और अगर आप उनको सजा नहीं देंगे, कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, वो आप हो या मैं हूं या कोई और हो, लेकिन अगर सजा नहीं मिली तो यकीन माने कि पाकिस्तान में वो हाल होगा कि फिर हमें अपने न्यूक्लियर एसेट्स को भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह रहम करे जी। सर मैं तो 9 मई सर मैं तो वाकई भूल गई हूँ। मैं आपको सही बताऊं, ये जो इलेक्शन के नताइज आए हैं ना, इसने तो सब कुछ ही भुला दिया। लेट्स सी, बस ये दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो है वो आने वाला वक्त बहुत बेहतरीन हो, और अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे, फीडबैक दीजिएगा।